कि नरेंद्र मोदी ने को आरएसएस ने ओबीसी के चेहरा के तौर पर बनाने की कोशिश की। उसको काउंटर करने के लिए अपोजिशन के पास दो ही बड़े नाम हैं, एक शरद पवार और दूसरा नीतीश। मायावती को जेल में डालने की धमकी बीजेपी वाले पर्दे के पीछे मायावती को पहुंचाते हैं कि तुमने ऐसा किया तो तुमको ज्यादा नहीं 8 दिन में अंदर डाल देंगे। यदि नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते हैं तो इसका नरेंद्र मोदी के चुनाव पर यह असर पड़ेगा कि आरएसएस वाले उसको प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, एक नया सवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी ने गुजरात का चुनाव अपने कंधे पर ले लिया और वहां वो चुनाव जीतने के लिए हरसंभव कोशिश कर रहे। मेरी जानकारी में 12,000 करोड़ रुपया बीजेपी ने खर्चा किया, नरेंद्र मोदी ने खर्चा किया। 2024 में बीजेपी चुनाव हार जाए इसके लिए ऑल अपोजिशन पार्टी के लोग महागठबंधन बनाना चाहिए, तो तभी वो हरवा सकते हैं। हमारी ये सोच है, ये सोच हम पहुंचाएंगे लोगों तक। बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन इस बार हिंदी पट्टी लखनऊ में होने जा रहा है। मानवर कांसीराम साहब का वो फर्टाइल लैंड जहां से उन्होंने राजनीति की नई इबारत लिखी। मेरे साथ बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बामन मिश्राम साहब हैं। आप भूले तो नहीं होंगे ना, नागपुर में आरएसएस दफ्तर को घेरना, पुलिस ले गई, फिर सम्मानजनक तरीके से इनको घर पहुंचाया। उसके बाद मोहन भागवत का बयान आया कि हम सबका डीएनए एक है। जेएनयू में अभी लिख दिया गया है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे बामन मिश्राम है। ये बामसेफ की आइडियोलॉजी है। बामन मिश्राम को सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल भी किया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। सर, 24 से 28 इस बार लखनऊ को आप लोगों ने चुना है, इसकी कोई खास वजह? हाँ, खास वजह ये है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, भौगोलिक दृष्टि से भी और संख्या की दृष्टि से भी। और उत्तर प्रदेश को अगर मान लो कि हम बड़े पैमाने पर आंदोलन के दृष्टि से मजबूत कर लेते हैं तो इसका असर सारे देश पर पड़ेगा। तो लगातार हमारी कोशिश रहती है उत्तर प्रदेश का संगठन मजबूत करने की। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने वहाँ रखा हुआ है। 24 से 28 दिसंबर में आपने ये प्रोग्राम रखा है। अमूमन आपको दूरदर्शी समझा जाता है, लगता था कि सर्दी के मौसम में अधिवेशन आता है तो दक्षिण दूसरे राज्यों में होता है। लेकिन क्या लगता है, यूपी में एससी एसटी ओबीसी की सरकारें भी रही है, अखिलेश भी रहे, मायावती भी रही, अब वो सत्ता से दूर हो गए, कहाँ कमी रह गई? क्या आइडियोलॉजी से भटक गए लोग, इस वजह से सत्ता हाथ से चली गई? और क्या आपको लगता है कि अब बीजेपी को हराना संभव है? नहीं, बीजेपी को हराने के लिए विरोधी पार्टी को बहुत योजनाबद्ध तरीके से रणनीति बनाकर गठबंधन को महागठबंधन की दिशा में ले जाना चाहिए। तो बीजेपी को परास्त नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल ने परास्त किया, इसका मतलब बीजेपी को परास्त किया जा सकता? नहीं सर, ममता परास्त कर सकती है बंगाल में, नवीन पटनायक कर सकते हैं उड़ीसा में, केजरीवाल कर सकते हैं दिल्ली में, लेकिन सवर्ण लीडरशिप वाली ये पार्टियां हैं, बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां, चूंकि उस भी हिंदू पिच पर खेलती हैं, तो वो उसमें कोई संभावना है? एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग तो नेता वाइज बटे हुए हैं, उनका ना कोई सामाजिक संगठन मजबूत है। मैं थोड़ा दूसरी तरीके से इस बात को समझना चाहता हूं कि यदि बीजेपी को परास्त करने का एजेंडा कार्यरत करना चाहते हैं तो ये केवल आज के तारीख में बहुजन की ऐसी कोई संगठन शक्ति नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि वो अकेले उनको परास्त कर सकते हैं। मैं इस पर यकीन नहीं करता हूं आज के तारीख में। भविष्य में ये हो सकता है, इसलिए फौरी रणनीति यही कहती है कि ऑल अपोजिशन जो है मजबूत तरीके से इसको गठबंधन और महागठबंधन की दिशा में आगे बढ़ाने से ये संभव है। नीतीश जी इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम हर विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे। आपको कितनी संभावनाएं दिख रही है और आप क्या उनके साथ आना चाहेंगे? क्योंकि नीतीश जी कोशिश कर रहे थे, वो दिल्ली इस काम के लिए आए भी थे,
वापस चले गए तो दोबारा फिर उन्होंने वो कोई उत्साह नहीं दिखाया। मैं ऐसा मानता हूं कि उनको इसके प्रति उत्साह दिखाने की ज़रूरत है। उनके पास एक अच्छा नाम है, बड़ा संगठन तो है नहीं, मुख्यमंत्री है कम से कम, नहीं नाम बड़ा है, क्रेडिबिलिटी है, ईमानदारी है, और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी एक विशेष और एक योग्यता है कि नरेंद्र मोदी को आरएसएस ने ओबीसी के चेहरा के तौर पर बनाने की कोशिश की। उसको काउंटर करने के लिए अपोजिशन के पास दो ही बड़े नाम हैं, एक शरद पवार और दूसरा नीतीश कुमार। लेकिन ये दोनों कांग्रेस के साथ एसोसिएट करेंगे, उससे तो आपको फिर तकलीफ हो जाएगी। आप तो न तो गैर कांग्रेस गैर बीजेपी चाहते हैं। नहीं, मैं एक मुद्दा होता है आइडियोलॉजी का। जब हम आइडियोलॉजिकल कोई बात करते हैं तो हम बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कोई आइडियोलॉजिकल बहुत भारी अंतर नहीं देखते, यही मुद्दा है वो। मगर जहां भाजपा को परास्त करने का मुद्दा आता है तो हमें ये दिखाई नहीं देता कि कांग्रेस को माइनस करके भाजपा को परास्त किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस लगता नहीं हमको। अच्छा मिश्राम साहब, तो हमारे पास थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ है, नहीं, वो तो उसके अनुसार कह रहे हैं। एक परसेप्शन बन गया। अब मायावती चुनाव लड़े या ओवैसी चुनाव लड़े या आपका मुक्ति मोर्चा लड़े या रावण लड़े, कोई भी पार्टी एससी एसटी ओबीसी की अगर अकेले लड़ती है तो उसी समाज के लोग कहते हैं कि इससे तो बीजेपी को फायदा हो रहा है। अगर बहुजन समाज के आम लोगों का ये, मैं चूंकि पत्रकार के तौर पे मिलता है, तो वो कहते हैं कि अगर हमारे समाज के नेता एकजुट नहीं होते हैं तो वो समाज के दुश्मन है। मैं इस बात पर यकीन नहीं करता हूं। मैं काशीराम जी की लाइन को सही मानता हूं कि हमें जनता को जागृत करना चाहिए, संगठित करना चाहिए और उनका राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना चाहिए। नहीं सर, मैं बामसेफ को लेकर नहीं कह रहा हूं, मैं पॉलिटिकल बामसेफ की बात नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमें अपना इंडिपेंडेंट आंदोलन खड़ा करना चाहिए और लोगों के पास इतनी दूरदृष्टि नहीं है कि वो इस बात को समझे कि ये इसके वोट काटने वाले हैं, उसको वोट काटने वाले हैं। ये बीजेपी कांग्रेस की लाइन है कि इसके वोट काटेंगे, ये इसके वोट काटेंगे। मैं ऐसे लोगों को राजनीतिक रूप से अपरिपक्व मानता हूं। ऐसी सोच को लोग ऐसा सोचते रहते हैं। अब दिल्ली का रिजल्ट आया, ओवैसी साहब ने कुछ वोट काटा, कुछ बीएसपी ने वोट काटा, केजरीवाल का ग्राफ नीचे चला गया। बीजेपी हारते हारते, बीजेपी जीतते जीतते हारी है। नहीं, बीजेपी का इसका क्या मतलब है कि ओवैसी ने केजरीवाल को जिताया है? ये तो बात सही नहीं लगती है। नहीं, ओवैसी जी की वजह से बीजेपी जीत जाती, अगर और थोड़ा सा ओवैसी वोट काट लेते तो। नहीं, ओवैसी तो 250 में से केवल 15 सीटों पर ही चुनाव लड़े हैं। ये कहना उचित नहीं लगता हमें। सर 22 सीटें मुस्लिम बहुल थी, 15 पर वो लड़ गए, वहां बीजेपी जीत गई है सारे के सारे। 22 में से सिर्फ 8 जीता अरविंद केजरीवाल की पार्टी, बाकी मुस्लिम मोहल्ले वाली सीटें सब बीजेपी जीत गई। हाँ, ये समीक्षा के अंतर्गत आने वाली बात है, मगर इससे केजरीवाल के जीतने पर कोई असर पड़ा ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं तो आंकड़ा दे रहा हूं सर। मानो साहब, मैंने भी देखा। एक बात बताइए मानसराम साहब कि इस देश में जाति कभी जाति नहीं है। दलित की मायावती हो, आपकी पार्टी हो, चाहे किसी रामविलास जी की पार्टी हो, कहता है दलितों की पार्टी है। ओवैसी की पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। लालू, सर मेरा सवाल हो जाने दीजिए। मुलायम सिंह, लालू यादव पिछड़ों की पार्टी है, सवर्ण इनको वोट नहीं करते जब तक गठबंधन ना हो। नीतीश को भी सवर्ण वोट नहीं करते जब तक गठबंधन ना हो। लालू यादव, मुलायम सिंह को भी सवर्ण वोट नहीं देते गठबंधन ना हो। दलितों की पार्टी को ओबीसी वोट नहीं देता है जब तक गठबंधन ना हो। मुसलमान की पार्टी को दलित भी वोट नहीं देता है जब तक गठबंधन ना हो। तो सवाल है कि जो बीजेपी धर्म के नाम पर एससी एसटी ओबीसी का वोट ले रही है, जिसके पास सवर्ण वोट एकजुट है, उसके हराने के लिए तो एससी एसटी ओबीसी को एकजुट होना पड़ेगा, उनके नेताओं को। लोग कह रहे हैं कि जो पार्टी अब गठबंधन न करे वो बीजेपी का दोस्त है। ये पब्लिक परसेप्शन बन गया है सर। पब्लिक परसेप्शन अपने आप नहीं बनता, उसको बनाया जाता है। उसमें नेता और मीडिया मिलकर काम करते हैं तब बनता है, अपने आप नहीं बनता। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग
कोई रास्ता तय करे और उसको केवल हम फॉलो करने का काम करें। हम भागीदारी, मान लीजिए सर ओवैसी अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो 25% मुसलमानों ने भी वोट दे दिया, सीट तो नहीं निकलेगी। हाँ, ये बात सही है। मायावती जी ने वोट चुनाव लड़ा, 25% शेड्यूल कास्ट ने वोट दे दिया, तो अभी सीट नहीं निकलेगी। एक पॉलिटिकल गठबंधन एससी एसटी ओबीसी को तो बनना चाहिए सर। देखो, मायावती को ये राजनीति जो बात आप कह रहे हो उसको समझ में नहीं आती है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता ना। मायावती को और अखिलेश यादव को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए तो दोनों को इसका फायदा होता है, ठीक है। ये बातें जो हम गैर राजनीतिक लोग हैं हमको समझ में आती है, उनको समझ में नहीं आती। नहीं समझ में आती है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। सर आम लोग पिस रहे हैं सर। पर्दे के पीछे से भी ये भी तो राजनीति है। मायावती को जेल में डालने की धमकी बीजेपी वाले पर्दे के पीछे मायावती को पहुंचाते हैं कि तुमने ऐसा किया तो तुमको ज्यादा नहीं 8 दिन में अंदर डाल देंगे। तो ये बात तो सही है। अब तो सर लोगों ने डरना छोड़ दिया। जैसे नीतीश ने तो बगावत की, कहा जेल नहीं वो नीतीश को इतना आसानी से जेल में डालने वाला मुद्दा नहीं है। मैं ये कह रहा, जैसे गुजरात में अपना हार्दिक पटेल है, बीजेपी में गया है ना, सामने की बात है कि नहीं। बीजेपी में जाने से वो एक एमएलए बनेगा, कांग्रेस में तो कम से कम कार्यकारी अध्यक्ष था। तो वो अगर एमएलए नहीं भी बनता तो भी कार्यकारी अध्यक्ष एमएलए से बड़ी सीट है। मगर वो वहां से उधर गया, एक एमएलए बन जाएगा, तो ये उसको 10 साल जेल में भेजने के ऐसे मुकदमे उसके खिलाफ डाल दिए गए और उनको ये मैसेज भेजा गया। आपके पास कोई रोड मैप है बीजेपी से, बीजेपी आरएसएस के जो पॉलिसी है उसके खिलाफ? क्योंकि वो सोशल जस्टिस भी समझता है, वो जाति के नेता भी जोड़ रहा है और वो धर्म की लड़ाई, वो तीनों लड़ाई लड़ रहा है सर। वो कांसीराम मॉडल भी फॉलो कर रहा है, जाति के नेता भी खड़ा कर रहा है, एससी एसटी ओबीसी के मंत्री बनाए जा रहे हैं, राष्ट्रपति बनाए जा रहे हैं, किसान जातियों के उपराष्ट्रपति बनाए जा रहे हैं। आपके पास कोई मेथड है, मेथोलॉजी है? नहीं, मेरा ये मानना है कि ये टोने टोटके है। ये टोने टोटके से हमारी किसी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। तत्कालिक तौर पर लोग प्रभाव में आ जाते हैं मगर समस्या का समाधान नहीं होता है। इनकी किसी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। ये मॉडल अपना रहे, वो मॉडल अपना रहे, ये केवल वोटों का जुगाड़ करने के टोने टोटके है। तो मैं मान लूं कि बहुजन समाज, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अब इस देश में सत्ता में नहीं आ पाएगा। अभी उनके पास ऐसी कोई संगठन शक्ति नहीं है जिसके बल पर वो बात को आगे बढ़ा सके। मायावती ने वो सारा का सारा खेल चौपट कर दिया जो काशीराम जी ने बनाया था। वाम सेफ तो कम से कम पैरेलल खड़ा है ना सर आरएसएस के। वाम सेफ तो केवल पैरेलल खड़ा नहीं है, बल्कि वाम सेफ के द्वारा सारे देश भर में जो संगठन खड़ा किया गया है, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मुकाबला करने की ताकत को भी हमने शो कर दिया है। ये एक समांतर उनके मुकाबले में खड़ी की हुई ताकत तो बरकरार रहेगी और आने वाले समय में राजनीति में उसका असर तो दिखेगा, मगर इट विल टेक इट्स ओन टाइम। लेकिन आपकी भूमिका तो ऐसी होनी चाहिए थी ना कि आप चूंकि बहुजन समाज के सबसे बड़े संगठन करता है, सबसे बड़ा संगठन है आपके पास, राजनीतिक रूप से अगर आप हाशिए पर रहिएगा, समाज की स्थिति बिगड़ती जा रही है। हम लोग राजनीतिक रूप से हाशिए पर रहने की बात नहीं कर रहे, ना समाज को ऐसा कर रहे कि तुम हाशिए पर रहो। मैं इस बात की पक्षधर नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 2024 में यदि बीजेपी को परास्त करना है तो ये हमारे अकेले के बूते की बात नहीं। दूसरा, आपने आज देखा कि तमाम संगठन के लोग स्टेज पर बैठे हैं और 500 लोगों की भी गिनती में लोग बैठे नहीं हैं। तो इसका मतलब या तो कागजी संगठन है या तो उन्होंने अपने लोगों को लाया नहीं। तो संगठन चलाने वाले लोग ही स्टेज पर बैठे हैं और अपने ही लोगों को लेकर नहीं आए, तो हैरान करने वाली बात है। इसीलिए मैंने कहा, जब हम लोग जा रहे थे तो मैंने कहा ये ग्राउंड जो है पूरा का पूरा मैं भरने के बारे में, मैं अभी बुक करने के बारे में सोच रहा था, तो ये तो आधा भी नहीं रहा है, अभी बुक करने की मेरी इच्छा ही नहीं हो रही। आप दिल्ली में एक राष्ट्रीय अधिवेशन क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि इससे मीडिया और देश, राष्ट्रीय अधिवेशन के बजाय मैं 2-4 लाख लोगों की रैली करने के बारे में सोच रहा हूँ। कब? 2024 से पहले? हाँ, 23 में ही। 2023 में? 23 में। गुजरात का क्या असर होगा, गुजरात के नतीजों का? गुजरात के नतीजों का राष्ट्रीय राजनीति पर असर पड़ेगा।
यदि नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते हैं तो इसका नरेंद्र मोदी के चुनाव पर ये असर पड़ेगा कि आरएसएस वाले उसको प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, एक नया सवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी ने गुजरात का चुनाव अपने कंधे पर ले लिया और वहाँ वो चुनाव जीतने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे। मेरी जानकारी में 12,000 करोड़ रुपया बीजेपी ने खर्चा किया, नरेंद्र मोदी ने खर्चा किया। नीतीश कुमार विकल्प देख रहे हैं आपको, या नीतीश कह रहे हैं कि हम कोई कैंडिडेट नहीं है, हम नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री पद का मटेरियल है और शरद पवार जी में प्रधानमंत्री पद का मटेरियल है। दोनों के पास बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव हुनर है, अनुभव है, और देश को चलाने के लिए राजनीतिक अनुभव के साथ साथ प्रशासनिक अनुभव होना बहुत जरूरी है। बगैर प्रशासनिक अनुभव वाला आदमी राजनीति में या प्रधानमंत्री पद के लिए उपयोगी नहीं है। नरेंद्र मोदी 13 साल या 12 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आया, उसको बाकायदा उसके काम के लिए तैयार किया गया। ये वो तैयार करके अडवाणी को हटाया गया, ऐसे थोड़ी आरएसएस ने हटाया। आरएसएस ने अडवाणी को प्लान बनाकर हटाया। लगता है आपको कि 3-4 राज्य ऐसे ऐसे स्टालिन हैं, हेमंत सोरेन हैं, नीतीश जी हैं, ये तो 3 मुख्यमंत्री हो गए। उसके बाद कांग्रेस ने भी अब SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करनी शुरू कर दी है। खड़गे को वो उन्होंने अध्यक्ष बनाया है, तो एक पॉलिटिकल अलायंस बनता दिख रहा है। नहीं, हमारा ये मानना है कि कांग्रेस ने इसके पहले भी बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के आदमी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। शायद जगजीवन राम भी रहे हैं और आंध्र प्रदेश के डी संजीवैया भी रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष जो है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का इंडिपेंडेंट आंदोलन खड़ा करने का जो प्रयास है उसकी वजह से राजनीतिक लोगों की, कुछ राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी हो रही है, उनको इन मुद्दों पर बोलना पड़ रहा है। तो अगला अब बाम सेफ का अगला स्टेप क्या होगा सर? आगे क्या सोच रहे हैं आप लोग इसको? 2024 में बीजेपी चुनाव हार जाए इसके लिए ऑल अपोजिशन पार्टी के लोग महागठबंधन बनाना चाहिए, तो तभी वो हरवा सकते हैं। हमारी ये सोच है, ये सोच हम पहुंचाएंगे लोगों तक। आपको भी लगता है कि संविधान खतरे में है, या संविधान लगभग बदल चुका है और आरएसएस का लगभग देश पर कब्जा हो चुका है? संविधान जो है खतरे में है ऐसा कहने के बजाय एक नया तरीका डेवलप किया गया है कि बहुमत हासिल करो और बहुमत के आधार पर देश चलाओ, संविधान के आधार पर नहीं। तो बहुमत के आधार पर ये तरीका कांग्रेस ने डेवलप किया और वो बहुमत हासिल करते हैं संविधान के आधार पर। बहुमत हासिल करने के बाद बहुमत के आधार पर चलाते हैं, संविधान के आधार पर नहीं चलाते हैं। बानस राम जी, अभी किरण रिजिजू आदिवासी कानून मंत्री हैं, राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं और उपराष्ट्रपति भी किसान जाति से हैं, जाट हैं। उन्होंने तीनों ने कहा कि कोलिजियम सिस्टम खत्म हो। क्या इससे कोई विकल्प बनेगा जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में SC ST OBC के लोग? सिस्टम का विरोधी था, मगर कॉलेजियम सिस्टम जो है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर ना हो तो आरएसएस के लोग सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त करेंगे, तो ज्यादा खतरनाक होगा। नरेंद्र मोदी के पास थोड़ी पावर है। एक सवाल आपसे, आपके जो समर्थक हैं और आरएसएस डे टू डे देश चलाने के काम में लगा हुआ है, मगर पर्दे के पीछे। एक सवाल है लोगों का कि बाम सेफ इतना बड़ा संगठन है, जब कोई कास्ट एट्रोसिटी होती है, जब कोई हत्याएं होती है, जब कोई उत्पीड़न की घटना होती है, तो बाम सेफ के लोग वहां नहीं जाते। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं उनकी सोचने की कैपेसिटी बहुत सीमित है। उसका कारण ये है कि उनको ऐसा लगता है कि एट्रोसिटीज ही एकमात्र हमारी समस्या है। थोड़ी देर के लिए लॉजिक क्या कहता है कि एट्रोसिटीज को अगर आप प्रधान मुद्दा बनाओगे तो ओबीसी कैसे जुड़ेगा? सोचा कभी? नहीं, मुझे नहीं लगता सोचा। एट्रोसिटी का मुद्दा ज्यादा से ज्यादा SC ST को ना अपील करेगा, SC समाज को अपील कर रहा है। नहीं, लेकिन अब तो ओबीसी पर भी मानता हूं, मैं ये मानता हूं SC और ST को अपील करेगा।
मगर SC ST 22.5% लोग हैं। अगर आपको इस देश का शास्ता वर्ग बनना है तो आपको बहुजन की बात कांचीराम जी बगैर सोचे समझे थोड़ी करते थे। बहुजन की बात शास्ता वर्ग बनाने के रणनीति का हिस्सा है, और ये बात SC ST के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं जो बामसेप से अलग है, उनके पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है, उनके समझ की बात नहीं है, उनके बहुत दूर की बात है, उनके दिमाग में ही नहीं आती है, उनको तो समझाने के बाद भी नहीं समझ में आता। देखो, यदि आपको अपने समाज को शास्ता वर्ग बनाना है, अल्पसंख्यक लोग शास्ता वर्ग बनते हैं, ये समझ में आता है लोकतंत्र। ओबीसी को जोड़ना होगा। अरे ओबीसी को जोड़ने का सिद्धांत तो वामसेप में शामिल है। कांचीराम जी को जब वो सस्पेंड हुए तो दीना भाना जी ने जो संगठन उनके लिए छोड़ा था वो SC ST का था, और वो जब दिल्ली में आए तो वो SC ST संगठन के उनको अध्यक्ष बनाकर वो यहां आ गए। मगर जब उन्होंने एनिलेशन ऑफ कास्ट और बाबा साहब के आंदोलन का अभ्यास किया, तब उनको समझ में आया कि SC ST को अकेले इकट्ठा करने से कुछ होना नहीं है। तब उन्होंने बहुजन का कॉन्सेप्ट लाया, SC ST OBC, बी फॉर बैकवर्ड। बैकवर्ड को उन्होंने ब्रैकेट में रखा। बैकवर्ड जो शब्द है ना, SC ST OBC, बैकवर्ड शब्द वामसेप में जो है वो SC ST OBC के लिए यूज किया है। एंड माइनॉरिटी, बी फॉर बैकवर्ड, ब्रैकेट में SC ST OBC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज। सर, इतने सालों से काम चल रहा है, लोगों को समझ में नहीं आता। बहुजन एकजुट तो हुआ है, पॉलिटिकल लीडरशिप एकजुट नहीं हो रही है, ये एक बड़ा सवाल लोगों के जेहन में। पॉलिटिकल, देखो, लीडरशिप थोड़ी एकजुट होती है। लीडरशिप जो है वो समाज को और जनता को संख्या के आधार पर बड़े पैमाने पर इकट्ठा करना पड़ता है और लीडरशिप एस्टेब्लिश करनी पड़ती है। कांचीराम जी ने इसको करके दिखाया। जैसा आपने मंच पर करके दिखाया इधर, ऐसे कोई आंदोलन थोड़ी चलता है, ना कोई लीडरशिप चलती है। ये स्टेज पर ठीक है, जमीनी पर काम नहीं करेगा ये काम। ये कांचीराम जी को महाराष्ट्र के RPI के लोग यही कहते थे, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने जो अपने समझदारी के अनुसार जो बात ठीक लगी उस पर काम किया और यूपी में करके दिखाया। यूपी का प्रयोग उन्होंने इसलिए सफल करके दिखाया कि उसका प्रयोग सारे देश के लोगों को दिखा करके जोड़ा जा सके। यूपी में प्रयोग सफल करने के बाद तो ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रचलन चला बीजेपी और कांग्रेस में। बीजेपी और कांग्रेस वाले ओबीसी को थोड़ी मुख्यमंत्री बनाते थे। थोड़ा तारीख की बात बोलो, मैं तारीख के आधार पर बोल रहा हूं ना। ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रचलन जो है ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांचीराम जी का प्रयोग सफल होने के बाद ब्राह्मणवादी लोगों को लगा, अरे ये तो बहुत खतरा है, ये तो SC ST OBC इकट्ठा आ जाएगा, तो वो ना आए इसलिए ओबीसीओं को मुख्यमंत्री बनाने का कार्यक्रम कांग्रेस या बीजेपी ने शुरू किया। एक आखिरी सवाल, इस बार 24 से 28 दिसंबर को जो आपकी अधिवेशन हो रहा है, राष्ट्रीय अधिवेशन, उसका मुद्दा क्या होगा, क्या क्या होगा? उसके बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें हमने पर्चा इशू किया हुआ है। ये पर्चा इनको दे देना, उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। उस पर भी आपको समय मिलने के बाद कोई इंटरव्यू कर लेना, उस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। एक तो फिर एक और सवाल ले लीजिए, अगर आपने इस सवाल को टाल दिया तो, कि 2000 टाल नहीं रहे, इसके मतलब लिए लॉन्ग है। दे रहे। एक और सवाल मेरा, बस आखिरी सवाल ये है कि हम सब जानते हैं कि बिना सामाजिक आंदोलन के राजनीतिक सत्ता अगर आ भी गई तो टिकी नहीं रहेगी। इस पर आप क्या कहेंगे, चूंकि आपके पास लंबा अनुभव है? मेरा कहना यह है कि बुद्धा के मन मस्तिष्क को मुक्त करने के आंदोलन के बाद ही चंद्रगुप्त की राजनीतिक क्रांति हुई। महाराष्ट्र में संतों का आंदोलन चला, उसने मन और मस्तिष्क को मुक्त किया, तब शिवाजी की राजनीतिक क्रांति हुई। और सिखों की राजनीतिक क्रांति तब सफल हुई जब गुरुओं ने पंजाब में लोगों को मन और मस्तिष्क को मुक्त करने का काम किया। अरब जो कबीलाई समाज था उसमें मोहम्मद ने जो काम किया, उसके बाद ही आज के तारीख में अरब
एक बहुत शक्तिशाली इकाई के तौर पर उपस्थित है, जो अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों को चुनौती दे रहे हो। एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, काल्पनिक बातें नहीं है। बामसेफ वो मन और मस्तिष्क मुक्त करने का जो अभियान चला रहा है, इसका राजनीति में असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, यकीनी तौर पर पड़ेगा। हम बगैर सोचे समझे थोड़ी ये लगा रहे समय। ये बात तो तय है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वही बहुजन बन पाता है जो बामसेफ के आंदोलन को समझ पाता है। मैं फिर कह रहा हूं, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। एससी एसटी ओबीसी और किसान जातियां वही बहुजन बन पाता है, वही सत्ता की समझ रखता है, वही मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में भागीदारी का सवाल उठाता है जो बामसेफ के आंदोलन को समझता है। मुझे लगता है कि इस देश में हजारों बामन मिश्राम की जरूरत है जो बहुजन समाज को उनके हक अधिकार के लिए जागरूक करें। 24 से 28 दिसंबर को बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन है। मौका मिले तो शामिल जरूर होइएगा। इस बार लखनऊ में हो रहा है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।